नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई हरिओम और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम सिंपली स्टडीज़ पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग मेरे थंबनेल से या मेरे टाइटल समझ गए होंगे कि मतलब आज की वीडियो में आप लोग को क्या डिस्कस करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के अंतर्गत ना जो बहुविकल्पी प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन, विस्तृत प्रश्न मतलब सारे आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा। जिन मेरे छात्र छात्राओं अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो भाई आज की वीडियो ना आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल मतलब होने वाली, क्योंकि देखिए मुझके अंदर जो फीलिंग था, मुझे मतलब जो लगा कि मतलब बोर्ड परीक्षा में पीएसएस में ज़्यादा बार प्रश्नों को पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके सामने मैं बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके सामने, जिससे आप लोग देखिए हर एक चैप्टर से मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिखा हूँ और देखिए बहुविकल्पी प्रश्न भी। तो चलिए देखिए, जो पहला प्रश्न बोल रहा है कि देखिए आसुत जल की मोलरता होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो आसुत जल की मोलरता होती है वो कितनी होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर ऐसा प्रश्न दिख गया तो कितनी होती है, 55.56 होती है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउल्ट का नियम संबंधित है। फ्रेंड, जो राउल्ट का नियम था यह किससे संबंधित था, ठीक है। क्वथनांक से, कि हिमांक से, कि वाष्प दाब से, कि परासरण दाब से। फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, तो मुझे लगा कि भाई 2025 में ऐसा प्रश्न दिख न जाए, आप लोग को बता दो। देखिए जो राउल्ट का नियम होता है किससे संबंधित होता है, वाष्प दाब से, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन जो है कि बिल्कुल राइट है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से किसमें जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक, यानी कि जो क्वथनांक है सबसे अधिक है किसमें है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से आपका जो जलीय विलयन का क्वथनांक है किसमें अधिक है, 1% ग्लूकोज में, कि 1% NaCl में, कि 1% के CaCl2 में, कि 1% की सुक्रोस में। तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए मुझे थोड़ी सी डाउट था, तो इसका जो आंसर होगा शायद 1% NaCl में होगा, ठीक है। यानी कि आपका ख वाला आंसर सही हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए किसी क्या करा फ्रेंड्स, कि देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। फ्रेंड्स कोई भी इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, कि विलयन की मोलरता पर, कि विलयन के ताप पर, के इन सभी। तो फ्रेंड्स ऐसा अगर प्रश्न आपको दिख गया, अगर बीच में मतलब ये सभी दे दिया ना, तो उसमें मान के चलिए कि 99% वही आपका विकल्प सी हो जाएगी। आपका देखिए डी वाला जो है कि आपका सही हो जाएंगे। देखिए सब पर मतलब निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की ताप पर और विलयन की मोलरता, मतलब कि ये सब पर निर्भर करता है। तो आपको कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, कि इन इन सभी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए संक्रमण धातु परिवर्तनशील अवस्था नहीं दर्शाते। फ्रेंड्स आपको याद करना है जो ऐसी कौन सी धातु है जो परिवर्तनशील आंशिक अवस्था नहीं दर्शाते हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है वो कौन से नहीं दर्शाते हैं, जेडियन, यानी कि चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो कि देखिए जो परिवर्तनशील अवस्था नहीं दर्शाते हैं, तो आपको ऐसा ही याद करना, तो कौन सी हो जाएंगी, जेडियन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुका। अब चलिए चलते हैं हम एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से बताते हैं, ठीक है। देखिए विलियन के चैप्टर से मोस्ट महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न जो बोल रहा है, देखिए हिमांक में अवनवन से आप क्या समझते हैं। भाई हिमांक में अवनवन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए आप लोग को देखिए इसी प्रकार से एकदम कॉपी के लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर देगा। भाई अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है। तो देखिए हिमांक में अवनवन क्या होता है, कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट। फ्रेंड्स इसमें बोल दिया कि देखिए किसी अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विद्युत अनपघट बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी को हम क्या बोलते हैं, कि हिमांक की अवनमन कहलाती है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करा कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट में पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक की अवनमन कहलाती है, ठीक। इतना आप लोग कंप्लीट हो गया। देखिए इस पर एक सूत्र आप लोग को बताऊंगा, जो सूत्र काफ़ी आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्पफुल करेगी और इसी प्रश्न आपको दिखाकर रहेगी। देखिए क्या करा कि देखिए हिमांक में अवनमन से किसी अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी कि यम निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आपके सामने देखिए सूत्र आ चुका। जो देखिए कि आणविक द्रव्यमान यम बराबर क्या होता है, कि 1000 गुणित KF गुणे स्मॉल डब्ल्यू बट्टा के डेल TF गुणित कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन देखिए इस सूत्र को आप सर्वप्रथम अपने रफ में लिख लीजिए। वही मतलब आप देख रहे हैं तो भाई भूल जाएंगे, अभी तुरंत इसको लिखिए, क्योंकि देखिए इस सूत्र पर मुझे 100% गारंटी कि भाई आपको न्यूमेरिकल एक पूछ लिया जाता है। अगर सूत्र आपको नहीं आएगा तो भाई आप फंस के रह जाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मैं एक चीज़ भी लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर KF क्या होता है, डेल TF क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है। तो देखिए जहाँ पे देखिए स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, कि विलेय का द्रव्यमान है, क्या है फ्रेंड्स, कि विलेय का
द्रव्यमान है। और देखिए कैपिटल डब्ल्यू क्या है कि देखिए विलायक का द्रव्यमान, इसमें देखिए आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि विलेय का द्रव्यमान इतना नहीं इतना है, मतलब 5.6 कि 6.4, मतलब इसी आपको दिया रहेगा। और विलायक का भी द्रव्यमान दिया रहेगा। अब देखिए स्मॉल एम जो आप निकाल रहे हैं कि देखिए विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं स्मॉल एम, ठीक है। अब देखिए डेल टी एफ, देखिए डेल टी एफ हो गया तो भाई इसमें कुछ तो परिवर्तन हुआ है, डेल इसलिए लगाया। देखिए विलायक का हिमांक माइनस के बिलियन का हिमांक हम क्या बोलते हैं कि डेल टी एफ बोलते हैं। अगर ऐसा प्रश्न दिख गया, इसी आपको दिख गया कि डेल टी एफ क्या है, तो विलायक का जो हिमांक रहेगा उसमें से अगर बिलियन का अगर हिमांक को आप घटा देंगे तो डेल टी एफ का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के एफ क्या होता है, के एफ क्या होता है कि विलायक का मोलल माइनस के अवनवन स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, के एफ बोलते हैं। बस आपको इसे इसे नहीं दिया जाएगा, उसमें के एफ को मान दे देगा, आपको डेल टी एफ को मान दे देगा। और ये सही आपको याद रखना है, ठीक है। साइज में आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। देखिए था नहीं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण। देखिए बिलियन के चैप्टर से भाई तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स बिलियन की चैप्टर से एक और मोस्ट महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि देखिए राउल्ट के वाष्प दाब का अवनवन नियम को मतलब परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाओं को बताइए। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। कि राउल्ट का नियम तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है। राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम होगा, कोलराउस का नियम हो गया और फैराडे का नियम हो गया, मतलब ये काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए इसका मैं पहले वीडियो में ये चीज़ आपको बताकर चैनल पर अपने मतलब वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण नियम है जो कि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं कि देखिए राउल्ट की वाष्प दाब में अवनवन नियम को समझाते हैं। तो देखिए राउल्ट का सर्वप्रथम नियम क्या है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील मतलब आप समझ गए कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, कि विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए? नहीं समझे? चलिए इसमें एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, किसी विलायक में अवाष्पशील दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित, देखिए अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि देखिए अर्थात क्या हो जाएगा, पी पी नॉट माइनस के पी एस बटा के पी नॉट और बराबर के एन बटा के एन प्लस के कैपिटल एन, ठीक है। इसका देखिए ये मेन सूत्र है भाई राउल्ट का नियम। इसको देखिए 5 नंबर में पूछा जाता है, आपको देखिए इसकी परिभाषा लिखकर ये नियम को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता दिया भाई कि देखिए इसमें सारी चीज़ आपको बता दिया कि पी एस क्या होता है, कि पी नॉट क्या होता है, कि एन क्या होता है, कि कैपिटल एन क्या होता है। तो इसलिए आप लोग को बताते हैं। जो देखिए पी नॉट होता है, देखिए विलायक का वाष्प दाब होता है। आपको ये भी लिख देंगे तो भाई आपको 5 नंबर लेना है, तो भाई एक-एक पॉइंट अगर नहीं बढ़ाएँगे तो फिर एग्जामिनर क्या समझेगा। इसीलिए आपको देखिए अगर 5 नंबर क्वेश्चन तो भाई अगर नहीं आ रहा है फिर भी उसमें आप लिखते चलिए, कोई भी क्वेश्चन बना के लिख दीजिए। क्योंकि देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर उतना नहीं दे पाएगा। देखिए पीएस क्या होता है कि विलायक का वाष्प दाब होता है। देखिए सॉरी पी नॉट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है। पीएस क्या होता है कि विलयन का वाष्प दाब होता है। और एन क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या होता है। और स्मॉल कैपिटल एन क्या होता है कि विलायक की मोलों की संख्या होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ सीमाएँ भी पूछा है भाई 5 नंबर के, तो इसमें सीमाएँ भी पूछ लिया। सीमाएँ आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 लिख दीजिएगा। देखिए वह नियम, देखिए इनके सीमाएँ क्या है कि देखिए वह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। फ्रेंड्स देखिए इनका जो राउल्ट का नियम था, इनके सीमाएँ था कि कोई भी अगर नियम हो गया किससे, तनु विलयन पे क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए सत्य है। देखिए बार-बार मैं बोला था ना कि जो राउल्ट का नियम था इन्होंने क्या कहा था कि इस पर भी क्या था, अवाष्पशील पदार्थ पर किया था। तो इसके लिए क्या सीमा हो जाएंगे कि यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थ के लिए सत्य है, ठीक है। तब चलिए चलते हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो देखिए जो विलयन के चैप्टर था, जो कि आपको सारे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका। आई होप कि देखिए आप लोग विलयन के चैप्टर से बहुत ही अच्छा प्रश्न को सीखे होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखिए वैद्युत रसायन के चैप्टर से कौन से प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया था और मुझे लगा कि भाई 2025 में ऐसा प्रश्न दिख न जाए और आप लोग को बता दें, ठीक है। देखिए वैद्युत रसायन से जो पहला प्रश्न बन रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं कि देखिए वह एक धातु जो उसके अपने लवण को विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु के विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड विभव हम किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं
कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के विलयन के सापेक्ष धातु के एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है, इससे आप लोग को समझ में नहीं आता, चलिए इसको हम दूसरे शब्दों में और बहुत ही शॉर्टकट में आप लोग को बताते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन तथा कि वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। बस जो इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा था इतना ही समाप्त हो चुका। देखिए इलेक्ट्रॉन तथा कि वैद्युत अपघट्य के मध्य जो हमें विभवांतर प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बताइए। भाई देखिए वैद्युत रासायनिक की जो इसका होता है ना, इसके जो आपको 2 अनुप्रयोग बताइए, जो कि देखिए पीएसएस में बहुत बार अभी पूछा था। ठीक है, देखिए इसका 2 अनुप्रयोग बताना। देखिए पहला अनुप्रयोग क्या है कि वैद्युत सेलों में इलेक्ट्रॉन युग्म की विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। इनके देखिए मेन अनुप्रयोग क्या था कि वैद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड युग्म की वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना, यानी कि EMF ज्ञात करना। इन्होंने देखिए पहला अनुप्रयोग था। अब दूसरा क्या है, देखिए आक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करना अथवा संभावना की प्रगति करना ही इनके क्या था कि दूसरा अनुप्रयोग था कि आक्सीकरण अपचयन की क्रिया का दिशा ज्ञात करना अथवा संभावना की प्रगति ज्ञात करना इनके क्या था कि दूसरा अनुप्रयोग था। अब देखिए तीसरा, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई देख लिए, पूछ लिया ना, काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि देखिए आपको इसी प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या कि जो मतलब बड़े टीचर होते हैं, बड़े यूट्यूबर लोग होते हैं, उनका मतलब वीडियो देख के बहुत ज़्यादा उनके ट्रस्ट करते हैं। भाई नहीं, एक मतलब कोई भी आपको प्रश्न दिख गया जो कि आपको लगा कि देखिए मेरे भाई बस देखिए 300 शायद 354 के 55 मतलब मेरे बस सब्सक्राइबर हैं, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई आप लोग मेरे पसंद आएगा तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग अगर पसंद आएगा तो ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि मतलब भाई इसका तो बस 2 ही सब्सक्राइबर है, 10 ही सब्सक्राइबर है, 300 सब्सक्राइबर है, तो इसका मैं क्या देखूँ वीडियो, क्या इसमें वीडियो में बताया भाई। ऐसा किसी को नहीं करना, क्योंकि देखिए क्या पता कि भाई उसकी जो अंदर की फीलिंग था भाई उस पेपर में छप गया। तो मैं देखिए अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मतलब सब्सक्राइब भी किए, कि देखिए बोले थे भैया आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे। भाई मुझे लगा कि मतलब मैं कुछ आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को समझ में आता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस पढ़ते रहिए ध्यान से, किसी भी चैनल पर पढ़िए बट पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आप लोग को इसका भी आंसर बताते हैं, वाकई में इसकी जो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या, क्या कहते हैं इसके आयनों की संख्या। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आयनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता क्या होती है कि घट जाती है। भाई जो देखिए इसमें आयनों की जो संख्या होती है, इसमें अगर कमी होने के कारण क्या होती है कि विशिष्ट चालकता घट जाती है। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न आपको देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, तो आपको याद करना है कि क्या होती है कि घट जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर से कि विभव तथा के वैद्युत वाहक बल यानी कि EMF, ठीक है, EMF कि मेन मान में आपको क्या करना है कि अंतर स्पष्ट करना है, मतलब विभव क्या होता है कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको बताते हैं। देखिए इसमें अंतर क्या है। ठीक, देखिए पहला जो है कि देखिए विभव में कि इसका मान निश्चित नहीं होता। भाई जो विभव में किसी का मान निश्चित नहीं होता है, तो देखिए वैद्युत वाहक बल में क्या होता है कि सेलों में इसका मान निश्चित होता है। भाई देखिए सेल में, इसमें देखिए सेल में कोई निश्चित मान नहीं होता, तो इसमें क्या होता है वैद्युत वाहक बल में सेल का मान निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विभव 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न देखिए क्या करते हैं इसके विभव 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर होता है, और इसमें क्या करा है कि जब परिपथ में धारा प्रवाह न हो तो विभव का अंतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए वैद्युत वाहक बल में बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, अब देखिए तीसरा कि सेल द्वारा किए गए अधिकतम ऊर्जा कम, देखिए सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य से कम होता है। इसमें क्या कर रहा है देखिए वैद्युत वाहक बल अधिकतम विभव होता है। फ्रेंड्स देखिए मतलब ठीक विपरीत ही, कोई अंतर में देखिए ठीक विपरीत उसको बताना पड़ता है। तो वैद्युत विभव से अगर कुछ भी जान रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, या विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जो कि देखिए अगले चैप्टर से, मतलब कि वैद्युत रासायनिक बलगति चैप्टर से। देखिए फ्रेंड्स जो ये चैप्टर ना, इसमें देखिए बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और कौन सी अपक्रिया पूछे जाते हैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए जो पहला है कि देखिए रासायनिक के वेग समीकरण, देखिए रासायनिक के अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, क्या कि अपक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए रासायनिक बलगति चैप्टर से ना बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपक्रिया का वेग क्या होता है। चलिए आप लोग बताते हैं कि वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि अपक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है,
नहीं समझे कि मतलब इसको याद रखना है कि जब कोई अभिकारक अगर समय के साथ उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए एक छोटी सी फॉर्मूला है कि अभिक्रिया का वेग बराबर मतलब कि dx बटा के dt, मतलब कोई बोल रहा है कि अभिकारक में परिवर्तन और समय के साथ हो रहा है तब। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। फिर मैं बताया था ना कि देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया हो गया, शून्य कोटि अपक्रिया हो गया, इस पर आपको देखिए परिभाषा और न्यूमेरिकल 100% मुझे ले लो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आप लोग को बता दूंगा, फिर आपको देखिए इसके अभिलक्षण बता रहा हूँ और शून्य कोटि अपक्रिया की परिभाषा भी बताया हूँ। ठीक है, देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अभिलक्षण क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ का आधा संदर्भ परिवर्तित होने में लगने वाला समय अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है इसमें अगर अभिकारक पदार्थ का अगर आधा सांद्रता परिवर्तित होने में जो समय लगता है अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। भाई ये भी आपको लिख देना इसके अभिलक्षण में कि प्रथम कोटि की अपक्रिया अगर पूर्ण हुई है तो इसमें किस समय इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि अनंत लगता है समय। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या करा कि देखिए वेग समीकरण, देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होता है, मतलब कि A क्या होता है कि 2.303 बटा टी और लॉग ए बटा के ए माइनस के एक्स। ठीक है, इसका देखिए व्यंजक भी आपको याद करना को आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, कि शून्य कोटि अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि शून्य कोटि अपक्रिया का आपको परिभाषा ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग बताते हैं कि शून्य कोटि अपक्रिया किसे बोलते हैं, किसे 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 कहा जाता है। वह क्रिया जिसमें प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांतर परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बस आपको इतना ही ज्ञात करना है कि जिसका, देखिए इसमें क्या करा कि जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता शून्य कोटि अपक्रिया कहलाती है। बस क्या आपको बोलना है फ्रेंड्स कि जिसका वेग अभिकारक मतलब जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखिए समाप्त हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट को क्या करा फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। भाई देखिए इस चैप्टर से ना आपको देखिए डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कंफर्म में पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं, कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में भरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व बोलते हैं। बस देखिए अपने हिसाब से मैं बहुत ही इसको सुंदर लिखा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हूँ कि भाई आपको याद भी हो जाए। बस आपको इतना याद करना है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाकर डीप कोश में चिपक जाए मतलब भर जाए उसे हम क्या बोलते हैं कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लेंथेनाइट आकुंचन क्या है, लेंथेनाइट आकुंचन के कारण का परिणाम का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखिए आप लोग बता रहा हूँ, देखिए लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है। बस आपको याद रखना है कि देखिए लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों के परमाणु को अनेक त्रिज्याओं में समग्र मतलब कि ह्रास मतलब कमी होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि लेंथेनाइट आकुंचन बोला जाता है। ठीक, लेंथेनाइट आकुंचन समझ गए कि लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों के परमाणु को अनेक त्रिज्याओं का अगर कमी होता है ह्रास होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि लेंथेनाइट आकुंचन बनते हैं। और देखिए इसी प्रश्न इसका और पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइट क्या है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। लेंथेनाइट यानी कि अब ब्लॉक किसे कहते हैं, मतलब कि यह ब्लॉक तत्व किसे बोलते हैं, मतलब लेंथेनाइट क्या होता है। ठीक है, तो लेंथेनाइट के बाद आने वाले 14 तत्व यानी कि जो 58 CU से 71 CU तक की श्रेणी में लेंथेनाइट श्रेणी तथा इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं कि लेंथेनाइट कहा जाता है। मतलब 58 से 71 तक श्रेणी में अगर लेंथेनाइट श्रेणी से मतलब इन तत्वों को अगर आ चुके हैं तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि लेंथेनाइट बोला जाता है। ठीक है, देखिए बस इतना ही प्रश्न था। आई होप कि देखिए फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। फ्रेंड्स अगर देखिए मेरी वीडियो में आप लोग कुछ भी अगर सीखने को मिला तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ गया तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।